हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिकेत श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल NE3 क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए SSC MTS परीक्षा 2022 के लिए GK GS का स्पेशल टेस्ट लेके आया हूँ, जिसमें टॉप 20 स्पेशल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, जिसकी लैंग्वेज हिंदी रहने वाली है। और ये आपका पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में भी आपको 20 स्पेशल क्वेश्चन दे दिए गए हैं। आपने अगर उसको नहीं देखा है तो जाके उसको सॉल्व करिए। और 15+ का टारगेट आपको हर वीडियो में बनाने को कहा जाता है। आप हर वीडियो में कम से कम 15+ का टारगेट बना के चलेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से हो सके। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट 3 है, और पार्ट 3 में मैंने बाकी दोनों पार्ट्स के अलावा इसमें आपको मैंने हर क्वेश्चन में आपको डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज़ के बारे में। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो क है फ्रेड मारीबन, ख A.S. टेलर तथा लियो सी यंग, ग वैन टासल और घ है W.K. रांटिजन। तो दोस्तों, अगर आपने ख ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो आपका आंसर सही है। A.S. टेलर तथा लियो सी यंग ने रडार का आविष्कार किया था। तो पहले हम देखते हैं रडार क्या होता है, एक्चुअली रडार होता क्या है। तो दोस्तों, रडार जो है वो सूक्ष्म तरंगों, किससे? सूक्ष्म तरंगों की सहायता से ये क्या करता है, वस्तुओं के बारे में पता लगाता है। वस्तुओं के बारे में, जैसे कि आपका हो गया हवाई जहाज़, जिसको वायुयान भी कहते हैं, पानी वाला जहाज़, और हो गए आपके मोटर गाड़ी। इन सब की जो ऊंचाई है, दिशा है, चाल है, दूर से ही पता कर लेता है। अगर कोई मोटर गाड़ी आ रही है, कितनी स्पीड में आ रही है, कैसे चल रही है, कितनी ऊंचाई से आ रही है, ये सब वो बता सकता है आपका रडार। रडार इन सब चीज़ों के साथ साथ मौसम के बारे में भी बताता है। मौसम का उतार चढ़ाव, मौसम अचानक से मौसम कैसा हो गया, मौसम कल कैसा था, मौसम आज कैसा होगा, ये सब चीज़ें आपका रडार बता सकता है। अब अभी हमने आपको बताया कि रडार का जो आविष्कार है आपके A.S. टेलर तथा लियो सी यंग ने किया। और ये दोनों लोग कौन थे? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों लोग आपके अमेरिका के इंजीनियर थे। ये दोनों लोग आपके अमेरिका के रेडियो इंजीनियर थे। ये अमेरिका के आपके रेडियो इंजीनियर थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकेबाना एक जापानी कला है जो किससे संबंधित है? क कागज़ के मोड़ने से, ख फूलों को सजाने से, ग पेड़ों की कटाई से, घ रेत पर चित्रकारी से। दोस्तों, जो इकेबाना जो जापानी कला है वो फूलों के सजाने से रिलेट करता है। अब ये फूलों को सजाने से रिलेट क्यों करता है? जो जापानी लोगों ने इकेबाना को अपना एक कला के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वो एक इस चीज़ को अपने धर्म से जोड़ते हैं। आपको पता होगा कि जापानी लोग बौद्ध धर्म को बहुत मानते हैं। एक्चुअली उनके यहाँ बौद्ध धर्म को ही माना जाता है, और बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो बौद्ध धर्म के मानने के अनुसार ये लोग बौद्ध के गुरुओं को फूल अर्पण करते हैं, और फूल अर्पण करने की वजह से ये इनका इतिहास रहा है कि ये बौद्ध लोगों को फूल अर्पण करते आए हैं। और अर्पण करने की वजह से ये आपका ये इकेबाना, इनका जो धार्मिक चीज़ है, वो धीरे धीरे उनका कला के रूप में प्रस्तुत हुआ, और ये फूलों को सजाने से रिलेटेड आपका इकेबाना कला इनका प्रस्तुत होने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो क लॉर्ड रिपन, ख लॉर्ड लीटन, ग लॉर्ड कर्जन और घ लॉर्ड मिंटो। तो दोस्तों, 1878 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, लॉर्ड रिपन ने उसे रद्द किया था। लॉर्ड रिपन ने उसे रद्द किया था। अब हम समझते हैं कि वर्नाक्यूलर
वर्नाक्यूलर का मतलब क्या है दोस्तों? वर्नाक्यूलर का मतलब है स्वदेशी। स्वदेशी, स्वदेशी मतलब अपने देश का। अब ये प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हुआ कैसे? तो दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है इसलिए कराया गया कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश पे था, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि हमारे देश के जो भी प्रेस थे, जो भी रिपोर्टर थे, वो अंग्रेज़ों के बारे में हमारे देश को अपनी भाषा में यानी कि हिंदी भाषा में सभी लोग को ये बताते रहते थे कि ये लोग हमारे साथ कैसे क्या कर रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए लॉर्ड लीटन नाम के व्यक्ति ने क्या किया कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निर्माण किया, जिससे इन लोगों ने क्या किया कि ब्रिटिश नीतियों के प्रति आलोचना की अभिव्यक्ति रोकने के लिए भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को कम कर दिया। मतलब भारतीय प्रेस वाले अपने हिंदी भाषा में ना बोल सकें, हिंदी भाषा में अपने लोगों को ना समझा सकें, इस चीज़ को रोक दिया। और ब्रिटिश नीतियों के प्रति आलोचना भी लोग करते थे। आलोचना तो करेंगे क्योंकि अत्याचार हो रही थी, और अत्याचार होंगे तो हम लोग तो आलोचना कर ही सकते हैं, तो आलोचना पे भी रोक लगाया गया, और जिसको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा गया। लॉर्ड लीटन ने लगवाया था, और लॉर्ड रिपन ने इस चीज़ को रद्द किया था। लॉर्ड रिपन ने इस चीज़ को रद्द किया और लॉर्ड लीटन ने लगाया था। दोस्तों याद रखिएगा, लॉर्ड लीटन ने लगाया और लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया। अब हम जान लेते हैं ये लॉर्ड रिपन थे कौन। ये जो लॉर्ड रिपन थे उस समय के इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, उस समय के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के ये पुत्र थे। लॉर्ड रिपन प्रधानमंत्री के पुत्र थे, और इनका जो भारत के प्रति भावना थी बहुत ही अच्छी थी। और लॉर्ड रिपन बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, जिन्होंने 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था, ताकि हमें अपने भाषा बोलने में हमें समर्थ मिल सके, हम दूसरों की भाषा पर डिपेंड ना रह सकें। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? क 58 ईस्वी में, ख 78 ईस्वी में, ग 320 ईस्वी में, और घ है 606 ईस्वी में। तो दोस्तों आपका जो शक संवत है वो 78 ईस्वी में लागू किया गया था। अब देखते हैं कि ये शक संवत क्या है। शक संवत क्या है? तो दोस्तों ये शक संवत क्या है? जो हमारी भारतीय कैलेंडर की बात करते हैं, तो भारतीय कैलेंडर है जो हमारा भारतीय कैलेंडर, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, ये सब हमारे भारतीय कैलेंडर हैं। तो भारतीय कैलेंडर्स को और आपके कंबोडियाई बौद्ध पंचांग को हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं। और ये शक संवत कैसे लागू हुआ? उज्जैन का एक राजा थे शालिवाहन। तो शालिवाहन ने शकों को हराया था। शालिवाहन, उज्जैन के राजा कौन थे? शालिवाहन। शालिवाहन ने शकों को हराया था, जिसकी वजह से उन्होंने शक संवत का निर्माण किया, जिसमें भारतीय कैलेंडर का जिक्र है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जिक्र है, और कंबोडियाई बौद्ध पंचांग की वजह से ये आया, और ये 7800 ईस्वी में शक संवत का निर्माण किया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने से मैं उस कमेंट में ही आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें थी, और वो उस चीज़ को हम क्लियर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA का सदस्य नहीं है? क श्रीलंका, ख मॉरिशस, ग सेशल्स, और घ है चीन। तो दोस्तों इनमें से जो देश है वो हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है, वो है आपका
चीन। अब ये हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ क्या है? तो यह संघ जो है क्षेत्रीय और अंतर महाद्वीपीय व्यापार में तेजी लाने में के उद्देश्य के लिए हिंद महासागर के 3 प्रायद्वीपों एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को एक मंच पर लाता है। फिर से इसको समझाते हैं कि यह संघ जो है क्षेत्रीय अंतर महाद्वीपीय व्यापार में तेजी लाने के उद्देश्य से हिंद महासागर के 3 प्रायद्वीपों एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को एक मंच पर लाता है। मतलब इसके कहना क्या मतलब ये है कि आपके कई सारे महाद्वीप हैं, तो सभी महाद्वीपों का एक दूसरे से कुछ ना कुछ व्यापार होगा। उस व्यापार में तीव्र गति के लिए इन लोगों ने इस संघ का निर्माण किया है, जिसमें आपका एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जिसको एक मंच पे लाके ये तीनों के तीनों महाद्वीप एक दूसरे से व्यापार करते हैं। कौन कौन से महाद्वीप हैं आपके? एशिया, दूसरा है आपका अफ्रीका और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे ये 3 चीज़ें, ये 3 महाद्वीप जो हैं आपके इस संघ में शामिल हैं। ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रह जाता है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ में कौन सा महाद्वीप शामिल नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एक और यूरोपियन। इन चारों में अगर आपको पता होगा कि ये तीनों आपके सदस्य हैं और चौथा नहीं है, तो आप ऑप्शन को सही कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? क सुमेरियन सभ्यता, ख सिंधु घाटी सभ्यता, ग वैदिक सभ्यता और घ मेसोपोटामिया सभ्यता। तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगर आपने हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम दी गई? क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ जहाँ इसकी खुदाई की गई है वहाँ सिंधु नदी का साक्ष्य मिला है, सिंधु नदी बहती हुई दिखी है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता में पहली जो खुदाई हुई वो हड़प्पा नामक स्थान पर हुई, और ये जो हड़प्पा है पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है, जहाँ से रावी नदी के किनारे ये स्थित है। और इसका नाम इसी के शहर के नाम, यानी कि ये हड़प्पा की खुदाई हुई थी, हड़प्पा शहर की खुदाई हुई थी, इसीलिए इसका हड़प्पा नाम रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी डाउट पड़ती है आप हमसे पूछ सकते हैं। एक एक चीज़ मैं बताते चलूँगा, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। अगर हम एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे तो हमारा क्लियर होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है, मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? क महानदी, ख कृष्णा नदी, ग कावेरी नदी और घ है ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों मूसी तथा भीमा जो नदियां हैं वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। किस नदी की? कृष्णा नदी की। अब बात करते हैं मूसी नदी की। किसकी? मूसी नदी की। ये मूसी नदी है क्या? ये जो मूसी नदी है ये भारत के तेलंगाना राज्य से बहने वाली नदी है। कहाँ से? तेलंगाना। दोस्तों इसको लिख लेंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा है आपका भीमा नदी। भीमा नदी के बारे में जानते हैं। भीमा नदी कहाँ से बहती है भाई? भारत के पश्चिमी व दक्षिणी भाग से। कहाँ से? पश्चिमी व दक्षिणी, पश्चिमी व दक्षिणी भाग से ये बहती रहती है। मूसी जो है वो तेलंगाना से और भीमा नदी जो है पश्चिमी व भारत के पश्चिमी व दक्षिणी भाग से बहती रहती है। अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी की। तो ये कृष्णा नदी
क्या है, कहाँ से बहती है? तो कृष्णा नदी जो है पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। दोस्तों ये टॉपिक्स जो मैं लिखते जा रहा हूँ उसको आप लिखते चलिएगा और इसको याद करते चलिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। ये कहाँ से बहते हुए निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई लिख लीजिए। इसकी लंबाई जो है आपकी 1400 किलोमीटर है। इसकी लंबाई आपकी 1400 किलोमीटर है। अब ये कहाँ कहाँ से निकलती है? ये महाराष्ट्र, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, महाराष्ट्र, के फॉर कर्नाटक, टी फॉर तेलंगाना और एन फॉर आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। फिर से देखते हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। ये किन किन जगहों से बहते हुए निकलती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगर आपको क्लियर हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपकी क्या है? प्रश्न संख्या 8 है कि 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? क मोहम्मद गौरी, ख महमूद गजनी, ग नादिर शाह और घ चंगेज खान। दोस्तों अगर आपने ख वाले ऑप्शन को सही किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। एक चीज़ आप याद रखेंगे, ये जो महमूद गजनी है ना, इसने हमारे सोमनाथ मंदिर पर आपका 17 बार, कितने बार? 17 बार हमला किया, 17 बार लूटपाट किया था। लूटपाट इसने 17 बार तक किया। और लूटपाट करने के साथ साथ जितने भी धन संपत्ति थी, धन संपत्ति इसने ले ली। दोस्तों सोचो, हमारे देश का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जिस पे महमूद गजनी ने 17 बार लूटपाट किया और धन संपत्ति को उसने लूट लिया। एक और चीज़ को हम जानेंगे कि ये हमारी सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है और ये क्या है। तो दोस्तों सोमनाथ मंदिर से एक चीज़ हमको मालूम चलना है कि सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख है। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख माना जाता है। और हमारे यहाँ, हमारे सनातन धर्म पे ज़्यादातर अत्याचार हुए हैं। हमारा देश पहले आज़ाद था। हमारे देश पे पहले मुग़लों ने शासन किया और मुग़लों के बाद धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने शासन किया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो धर्म है, हमारी सनातन धर्म के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया गया। अगर इंसान अब से भी उसको ग्रहण कर ले तो बहुत कुछ हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? प्रश्न संख्या 9 है, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया? क फ्रांस, ख यूएसए, ग जर्मनी और घ है कनाडा। तो दोस्तों सबसे पहले क ऑप्शन जो अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रांस ने ही सबसे पहले वस्तु एवं सेवा कर लागू किया था। तो वस्तु एवं सेवा कर क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ी बहुत बता देता हूँ। हमारे यहाँ जो हर वस्तु पे जीएसटी लगती है उसी को हम वस्तु या सेवा कर कहते हैं। अब फ्रांस के बारे में एक छोटी सी टॉपिक आप लोग याद रखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये जो आपका फ्रांस है आपके यूरोप महाद्वीप का, यूरोप महाद्वीप यूरोप
महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है? आपका फ्रांस जो है यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, फ्रांस आपका यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जाता है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहे हैं? क एयूराइट, ख डोलोमाइट, ग बॉक्साइट और घ है हेमेटाइट। तो दोस्तों उड़ीसा का जो बादाम पहाड़ खाने हैं उसमें आपका हेमेटाइट पदार्थ की जो है आपकी खनन की जा रही है। आपका घ आंसर सही है, हेमेटाइट का खनन किया जा रहा है। अब ये खानों में क्या किया जाता है? खानों के से आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पदार्थों को निकाला जाता है। खानों में आपका कई सारे खाने हैं जिसमें से आपके हीरे भी बनाए जाते हैं, निकाले जाते हैं। तो हेमेटाइट क्या है? हेमेटाइट के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हेमेटाइट दोस्तों क्या है? हेमेटाइट जो है लोहे के ऑक्साइड का खनिज रूप है, मतलब लोहे का एक रूप मान सकते हैं हेमेटाइट को। हेमेटाइट को हम क्या मान सकते हैं? लोहे का एक रूप मान सकते हैं, लोहा ही इसको कह सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? लोहा कह सकते हैं। हेमेटाइट को हम क्या कह सकते हैं? लोहा कह सकते हैं, क्योंकि ये लोहे का एक रूप होता है, लोहा का ये एक रूप होता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो हेमेटाइट है ये पत्थरों और मिट्टी में अधिकतर पाया जाता है। आमतौर पे पत्थरों और मिट्टी में आपको हेमेटाइट मिल जाएगा। जो सबसे अधिक लोहा है वो हेमेटाइट से ही निकाला जाता है। तो हेमेटाइट से हम तीन चीज़ें जान गए। हेमेटाइट जो है लोहे का ऑक्साइड है और ये पत्थरों और मिट्टी में पाया जाता है, और सबसे अधिक मात्रा में लोहा जो है आपके हेमेटाइट से ही निकाला जाता है। तो ये तीन टॉपिक आप याद रखेंगे हेमेटाइट से रिलेटेड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी किस वन में पाई जाती है? क उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ख हिमालय पर्वत, ग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, घ मैंग्रोव वन। तो दोस्तों ये जो आपकी सुंदरी वन है आपके मैंग्रोव वन में पाया जाता है। मैंग्रोव वन जो है इसमें आपका सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। अब ये सुंदरी वृक्ष क्या है? तो सुंदरी वृक्ष के बारे में हम समझते हैं थोड़ा। तो सुंदरी वृक्ष जो है वो क्या करता है? खारे पानियों के किनारे पर रहता है, यानी कि समुद्र के किनारे पर रहता है। ये खारा पानी से भी ये उपज जाता है। और क्या होता है कि ये समुद्र के किनारे रहता है। और मैंग्रोव वन की भी बात करें तो मैंग्रोव वन भी तटों को, मतलब जो भी समुद्र के तट हैं उसको स्थिर रखता है। जैसे कि हर समुद्र के तट पे ये अगर रहता है तो उसको वो स्थिर रखता है। वहाँ पे एक डेल्टाओं में मैंग्रोव वन रहते हैं। ये जो मैंग्रोव वन है बहुत सारे, जितने भी समुद्र हैं उनमें कई डेल्टाओं पे मैंग्रोव वन उपस्थित है जहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। और सुंदरी वृक्ष क्या करती है? नमकीन पानी यानी कि खारे पानी से भी वो उपज जाती है और प्राणी, मछली और पक्षी जातियों के निवास व सुरक्षा की ख्याल रखती है। ये उस समुद्रों के डेल्टाओं में उगते हैं जिस समुद्रों में बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं। समझ में आया दोस्तों? एक बार और मैं बता दूं कि सुंदरी वृक्ष जो है मैंग्रोव वन में होता है, और मैंग्रोव वन के जितने भी वृक्ष होते हैं सब के सब नमकीनी पानी से जीवित रहते हैं। ये क्या करते हैं? जितने भी समुद्री पक्षी, जितने भी समुद्री प्राणी, मछलियाँ और पक्षियाँ हैं उनको स्थान देते हैं, उनको शरण देते हैं और उन्हें रहने को रखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना
किस वर्ष की गई थी? क 1919 में, ख 1913 में, ग 1907 में और घ है 1911 में। अगर आपने ख ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे पहले दोराबजी टाटा जी के बारे में बात करते हैं। तो आपके जो दोराबजी टाटा हैं वो इस्पात कंपनी के बहुत अच्छे व्यापारी हैं। इस्पात मीन्स जैसे कि लोहा हो गया, जितने भी लोहे, स्टील, कॉपर, इन सब की जो भी आपकी वस्तुएं बनती हैं उन सब के कंपनियों के वो व्यापारी हैं। दोराबजी टाटा जमशेद जी टाटा के बड़े पुत्र हैं। अब बात करते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में, जिसको हम टिस्को भी कहते हैं। अब ये टिस्को क्या है भाई? तो टिस्को क्या है? टिस्को भारत की बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस्पात कंपनी है। टिस्को जो है भारत की सबसे प्रमुख कंपनी है और दुनिया की 5वीं इस्पात कंपनी है। ठीक है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है और भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। अगर हम टिस्को के वार्षिक उत्पादन क्षमता की बात करें तो 28 मिलियन टन ये क्या करता है? इस्पात करता है। 28 मिलियन टन ये क्या करता है? निर्माण करता है वस्तुओं का। सोचिए, अगर वो 28 मिलियन टन वस्तुओं का निर्माण करता है तो उसकी जो कमाई की रेटिंग है बहुत ज़्यादा होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम का पालन क्या कहलाता है? क एपीकल्चर, ख पीसीकल्चर, ग सेरीकल्चर और घ है एग्रीकल्चर। तो दोस्तों जो रेशम का पालन है उसको हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। अब रेशम क्या है भाई? तो रेशम जो है वो रेशम के कीड़ों से निकाला जाता है और इन रेशम का कपड़ा बनता है जो कि बहुत ही ज़्यादा शाइनी करता है। और इस रेशम के पालने को, मतलब रेशम के कीड़ों को जो जैसे पाला जाता है उस प्रक्रिया को हम सेरीकल्चर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? क टिन, ख विस्मत, ग सिलिकॉन और घ है फास्फोरस। अगर आपने ऑप्शन नंबर ग को सेलेक्ट किया है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो है एक उपधातु है। अब बात करते हैं उपधातु के बारे में। उपधातु क्या होती है? तो दोस्तों उपधातु क्या होती है कि धातु और अधातु का जो मिश्रण होता है, मतलब उसमें धातु भी हो और आपका अधातु भी हो, उसी के मिश्रण को हम उपधातु कहते हैं। धातु हो और अधातु हो, उसके मिश्रण को ही हम उपधातु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, धातु और अधातु मिलके उपधातु का निर्माण करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले सिलिकॉन के बारे में भी जान लेते हैं। सिलिकॉन क्या चीज़ है? तो सिलिकॉन जो है एक रासायनिक तत्व है जो पृथ्वी में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। सिलिकॉन का यूज साबुन में किया जाता है, शीशे बनाने में किया जाता है और कंप्यूटर की जो चिप होती हैं उसको भी बनाने में किया जाता है। फिर से समझ लेते हैं दोस्तों, उपधातु क्या है? उपधातु में धातु तथा अधातु के दोनों जब गुण मिलते हैं किसी धातु के अंदर तो उसको हम उपधातु कहते हैं। अब बात सिलिकॉन की करें तो सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है जो कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। वैसे ऑक्सीजन हमारे पृथ्वी पर ज़्यादा मात्रा में है और सिलिकॉन दूसरे नंबर पे आता है ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले तत्व में, और इससे साबुन, शीशा और कंप्यूटर चिप बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला।
प्रश्न संख्या 15 है, मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है? क एन हेक्सेन, ख एन ब्यूटेन, ग एन प्रोपेन और घ है एन पेंटेन। अगर दोस्तों आपने ख ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। हम बात करते हैं मिथाइल प्रोपेन के बारे में। मिथाइल प्रोपेन क्या है? तो मिथाइल प्रोपेन जो है एक कार्बनिक यौगिक है। मिथाइल प्रोपेन जो है आपकी एक कार्बनिक यौगिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क राजस्थान, ख गुजरात, ग महाराष्ट्र और घ है असम। तो दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके गुजरात प्रांत में स्थित है। अब बात करते हैं हम गिर राष्ट्रीय उद्यान की। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप थोड़ा सुनिएगा और इसको समझिएगा। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशिया में सिंहों का मतलब शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो शेर हैं आपके पूरे एशिया में गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही उपस्थित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? क मैसूर, ख गुवाहाटी, ग जबलपुर और घ है पटना। तो दोस्तों जो वाडियार राजवंश का शासन जो था वो मैसूर स्थान पर था। कहाँ था? मैसूर स्थान पर था। अब बात करते हैं वाडियार राजवंश की। तो वाडियार राजवंश क्या है? तो दोस्तों वाडियार राजवंश जो है दक्षिण भारतीय हिंदू शाही परिवार को कहा जाता है। दक्षिण में जो भारतीय लोग उपस्थित हैं, हिंदू शाही परिवार के जो लोग उपस्थित हैं, उन्हें हम वाडियार राजवंश के नाम से जानते हैं। और ये वाडियार राजवंश बहुत पहले से चलता आ रहा है और ये लोग मैसूर में रहते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? दोस्तों प्रश्न संख्या 18 है, किसने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? क बाल गंगाधर तिलक, ख नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ग दादा भाई नौरोजी और घ है लाला लाजपत राय। तो दोस्तों आप बताइए कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अब हम जानना चाहेंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में। समझते हैं बाल गंगाधर तिलक कौन थे? ये एक भारतीय राष्ट्रवादी थे, एक शिक्षक थे, एक समाज सुधारक थे, एक वकील थे और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इतने पदभार को उन्होंने संभाला था। भारतीय राष्ट्रवादी, एक शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जो ब्रिटिश के कर्मचारी वगैरह थे वो इन्हें अशांति के पिता के नाम से भी संबोधित करते थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको याद करना हो तो इस वीडियो को 2-3 बार देखें, आपको पूरी डिटेल याद हो जाएगी। लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हाथों से लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी हम ऐसे ही बोल के आपको समझाएंगे। धीरे धीरे हमारी वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट होगा और फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मैं जैसे जैसे बोल के बता रहा हूँ उसको आप समझ भी लीजिए, अगर चाहते हैं तो उसको आप लिख भी सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? क माउंटबेटन, ख सी राजगोपालाचारी। प्रश्न संख्या 19 है आपका, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? क माउंटबेटन, ख सी राजगोपालाचारी, ग सरदार पटेल और घ है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर ख को सेलेक्ट किया है तो आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं हम सी राजगोपालाचारी जी के बारे में। तो सी राजगोपालाचारी जी एक वकील थे, एक लेखक थे और एक राजनीतिज्ञ थे।
इन्हें राजा जी नाम से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ये स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर और भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल से प्रसिद्ध थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, 1564 में मुगल सेनाओं ने लड़ते हुए प्रश्न नंबर 20 है, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? क रानी अवंतीबाई, ख रानी रुद्रांबरा, ग रानी दुर्गावती और घ है रानी अहिल्याबाई। तो दोस्तों गढ़ कटंगा का बचाव करने के लिए रानी दुर्गावती ने मृत्यु को अपनाया था। मुगलों के साथ 1564 ईस्वी में बहुत लड़ी और लड़ के वो मृत्यु को अपना ली, लेकिन गढ़ कटंगा को मुगलों के हवाले नहीं किया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो प्रश्न आपको भाग 2 में पूछा गया था। तो भाग 2 में आपसे पूछा गया था किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? क औरंगजेब, ख जहांगीर, ग शाहजहां और घ है हुमायूं। तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर ख को सेलेक्ट किया है तो आपका ऑप्शन ख सही था। दोस्तों आप कमेंट करते रहें कि आंसर क्या हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको घर करने के लिए आप घर पे इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ़ भी कहा जाता है? फिर से क्वेश्चन को समझिएगा, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ़ भी कहा जाता है? क है नाइट्रोजन, ख कार्बन डाइऑक्साइड, ग ऑक्सीजन और घ है हाइड्रोजन। तो दोस्तों आप इसमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, अलविदा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपको फिर 20 प्रश्न के साथ।